नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आज हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर 4 वीडियो बना चुके हैं, जहां पर आप लोगों ने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री और उससे रिलेटेड कुछ एक चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जाना। हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में उसमें बात नहीं की, जितनी चीज़ फिज़िक्स में आने के लायक थी उतना ही डिस्कशन किया गया है ना। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जो कि है वेक्टर्स। ठीक है, इसी श्रृंखला सीरीज़ को आगे ले जाते हुए नया टॉपिक आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्या है, वेक्टर्स। वेक्टर्स क्वांटिटी को हमें अगर फिज़िक्स के अंदर, वैसे तो देखो आप लोगों को पता है, इन क्लास 9th आप पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, तो आपको बताया जाता है वहाँ पर कि व्हाट इज़ वेक्टर्स, व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटीज़। तो वहीं से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो वो सारी क्वांटिटीज़ जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड्स इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। वो सारी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब आप स्केलर क्वांटिटी को अगर डिफाइन करते हैं इन फिजिक्स, स्केलर, so all those quantities, all those physical quantities which have only magnitude is called scalar physical quantities। तो सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी कहलाती हैं? वो सारी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, वो सारी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब आपने बोला कि सर ये तो समझ में आ गया, ठीक है, वो सारी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। बट ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? समस्या तो ये है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैग्नीट्यूड को सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं हम वैल्यू। लाइक इस पेन का लेंथ कितना है? लेंथ इज अ मैग्नीट्यूड, है ना। इस पेन का लेंथ कितना है? किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 40 kg, 40 kg इज मैग्नीट्यूड। किसी ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है? स्पीड, वेलोसिटी की बात नहीं की है ना, डायरेक्शन की बात नहीं की। 50 किलोमीटर पर आवर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो कोई भी वैल्यू मैग्नीट्यूड कहलाती है। तो मैग्नीट्यूड जहां पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज की हम बात करते हैं, वो सारी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। अब एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, सो एग्जांपल में हम देख सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस के बाद जैसे मैंने अभी बताया आपको स्पीड के अलावा टाइम, मास, और भी बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर हो सकते हैं। अच्छा, कहीं पर मुझे डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस लाइक कि एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। क्लियर है ना। अब एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर को बताने के लिए अभी मैंने कोई डायरेक्शन यूज नहीं किया है ना। अभी मैंने कोई डायरेक्शन यूज नहीं किया है कि इसी डायरेक्शन में आपको जाना है, मैंने सिर्फ डिस्टेंस बताया है ना। अब हो सकता है एक पर्सन उसी एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाने के लिए 110 किलोमीटर भी लगा लेता हूँ। वो घूम फिर कर जा रहा है, वो गया, फिर अपने गांव चला गया, फिर वापस से हाईवे पर आया, फिर उस सिटी की तरफ गया, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया। अनदर पर्सन वो और लंबा राउंड ले लेता है और उस सिटी के पास जाता है। तो ये सारी डिस्टेंसेस हैं, डायरेक्शन नहीं बता रहे। कहीं से भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो, ये सिर्फ डिस्टेंसेस हैं जहाँ पर डायरेक्शन की कोई बात नहीं हुई है। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, लाइक स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। हमें पता है कि मैंने सिर्फ स्पीड बताया है।
मैंने नहीं बताया कि टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स साउथ या टूवर्ड्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ऐसी कोई बात नहीं होगी, तो वो सारी स्केलर क्वांटिटी होगी। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 2 डे, जो कुछ भी है। मास 10 kg, 40 kg, है ना। अच्छा, जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं इन सब का ऑपरेशन सिंपल, जैसे कि हम अलजेब्रिक ऑपरेशन करते थे। मतलब अगर मुझे 1 kg एप्पल हैं, 2 kg ऑरेंजेस हैं, इनको प्लस करना है, मतलब ऐड करना है, टोटल कितना मास हुआ, 3 kg। तो नॉर्मल अलजेब्रिकली मेथड से इनको प्लस माइनस कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ को, है ना। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड्स, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि चैप्टर हमारा वेक्टर है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, हम उनके बारे में बात करते हैं। So all those quantities which contain magnitude as well as its direction. So magnitude के साथ साथ अगर उसके पास डायरेक्शन है तो वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। लाइक डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट वेलोसिटी, नेक्स्ट फोर्स, नेक्स्ट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ले लो। तो हम वो सारी क्वांटिटीज़ की बात करें जिसमें अब फोर्स लगाना है। फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो आप, बताना पड़ेगा ना। मैं इस जो स्टैंड है कैमरे का, इसको पुश कर रहा हूँ, उधर ले जा रहा हूँ। डायरेक्शन क्या बताई मैंने, अवे फ्रॉम मी। इसको पुल कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ मेरी तरफ, टूवर्ड्स मी। तो डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं फोर्स लगाने की। डिस्प्लेसमेंट, अब मान के चलो कि यार कोई एक पर्सन है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, पॉइंट बी तक आ जाता है, फिर अगेन पॉइंट सी तक आ जाता है, और मैं बोलता हूँ कि यार उसने कितना डिस्टेंस मूव किया। आप बोलोगे सर उसका डिस्टेंस जो है वो है ए बी प्लस बी सी। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने पूछा कि यार उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट भी यही है, ए बी प्लस बी सी। मैंने कहा ठीक है। अब वही पर्सन ए से बी पर जा रहा है, बी से सी पर जा रहा है, और अगेन सी से वापस ए पर आ गया। अब मैंने पूछा कि यार उसका डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से फिर बी पर आया, बी से फिर ए पर आया, मतलब जो ये डिस्टेंस अचीव करेगा वो इतना है। मैंने कहा ठीक है, ट्वाइस ऑफ प्रीवियस डिस्टेंस। सपोज 10 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर वापस आ गया, 40 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। बट अब की बार अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा तो अब आप मुझे ये नहीं बोलोगे कि सर 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, अब आप क्या बोलोगे, जीरो। क्यों बोलोगे, क्योंकि वो जहां पर था वहीं पर आ गया। तो डायरेक्शन ने रोल प्ले किया, है ना। सो डायरेक्शन ने अगर रोल प्ले किया देन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को हम नॉर्मली अलजेब्रिकल मेथड से प्लस और माइनस नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम उनको नॉर्मली अलजेब्रिकली मेथड से प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या, फिर उसके लिए अलग अलग मेथड्स आएंगी जो कि हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वेक्टर का यही रोल रहता है। अब यहाँ पर आप देखो कि यार आप एक सर्कल, या आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में 3 नंबर होते हैं, वो हम सभी को पता है, 4 3। एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, क्लियर। अब मैंने बोला कि यार इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तुमने बोला 4 + 3, सर इसका डिस्प्लेसमेंट 7 है। नहीं, गलत। तुम बोलोगे सर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता, है ना।
इसकी हम बात करेंगे 1D में, वापस से बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं वेक्टर स्केलर क्वांटिटी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछा गया तो आप नॉर्मली एल्जेब्रिकली इसको प्लस कर दोगे, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। बट अगर आपको बोला गया कि भैया डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, तो अब आप इसको एल्जेब्रिकली प्लस नहीं कर पाओगे, अब तो कुछ और करना पड़ रहा है आपको कि इसका शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अभी यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग गई क्योंकि 90 डिग्री का एंगल था, बट 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं वो हम बाद में बात करेंगे, अभी इसी लेक्चर में बात होगी बट कुछ देर के बाद। अभी तो सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एल्जेब्रिकली मेथड से हम सिर्फ स्केलर क्वांटिटी को प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इस वेक्टर क्वांटिटी को करने के लिए हमें कुछ नई मेथड्स की रिक्वायरमेंट होगी जो कि हम पढ़ेंगे। आई होप कि इतना समझ में आया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले हमें टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेंगी। तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला पॉइंट आपके पास आ रहा है पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, इसके पहले एक और चीज की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। वो तो मिस हो गया, वो तो समझना जरूरी है कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखो, किसी भी वेक्टर को दो चीजों से रिप्रेजेंट, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था, वो पॉइंट बी पर गया तो वो टूवर्ड्स बी जा रहा है, तो ये इसका डायरेक्शन है ए टू बी, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो इसकी लेंथ होगी 10 मीटर सपोज। क्लियर है ना। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, लाइक इस वेक्टर को मैंने लिखा ए, तो उसके ऊपर हम एरो हेड लगा देते हैं। ठीक है, एरो लगा देते हैं। मैक्सिमम जगह ये आपको एरो नहीं मिलेगा, बार बार ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है, बात वही होती है, बट ये लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो ए इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि उसके ऊपर एरो लगा हुआ है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उसका कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये करते हैं। अच्छा, बुक्स वगैरह प्रिंट करते टाइम पर एक और चीज़ हम यूज़ कर लेते हैं कि उनको बोल्ड वर्ड्स में लिखा जाता है, बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है। ठीक है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे काला काला कर दिया जाता है, अलग से दिखाई है ना। बट वो करना अब कॉपी में तो पॉसिबल नहीं होता कि हर बार 10 बार वेक्टर लिखा हुआ है, 10 बार हम बस घंटे भर तक वही करते रहे। तो सिंपल है कि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो हेड लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो एरो की लाइन रहेगी है ना, ये वाली जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। मान लो कोई वेक्टर छोटा है, छोटी लाइन बना के हम बता सकते हैं, कोई वेक्टर बड़ा है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, बड़ी लाइन बना के बता सकते हैं, सॉरी, है ना। तो ये चीज़ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है और एरो हेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हम बोलेंगे कि भैया इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये, अलग अलग डायरेक्शन है दोनों की, ऑपोजिट डायरेक्शन है दोनों की। तो सिंपल है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो हेड, एरो लगाते हैं, और वहाँ पर जब भी किसी एरो की हम बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को किसी का हम डायमेट्रिकली बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, तो उसकी जो लेंथ रहती है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर देगी, एरो हेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। इतनी बात पता होना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो हमारे पास आ रहा है पहला पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स कहलाते हैं, हम दो वेक्टर का एग्जांपल लेते हैं, तो कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर उस सिचुएशन में कहलाते हैं जब उनकी डायरेक्शन सेम हो, है ना, वो सेम डायरेक्शन में हो, या उनके बीच एंगल 0 हो। ऐसा भी बोल सकते हैं हम, इन दोनों के बीच एंगल कितना था, 0। तो इस सिचुएशन में ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर किस सिचुएशन में कहला रहे हैं, जब इनके बीच एंगल 0 हो। चलो सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। अब पैरेलल के साथ साथ मैंने ले लिया इक्वल वेक्टर। यही दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, पिछली बार पैरेलल थे, ठीक है, एंगल थीटा 0 था, अभी इक्वल हैं,
तो अगेन थीटा 0 होगा, जीरो होने के साथ साथ इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बराबर होगा, मतलब इनका जो वैल्यू होगा वो भी बराबर होगा। तो कोई भी दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स उन टर्म्स में बोल सकते हैं जब उनकी डायरेक्शन सेम हो और जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। क्लियर? तो यहाँ पर ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। हम आ जाते हैं अपने थर्ड वाले पॉइंट पर। अब जैसे हमने पैरेलल देखा था वैसे हम एंटी पैरेलल की बात कर लें। अब तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि क्या करने वाला हूं मैं। अगर मैं एंटी पैरेलल की बात करता हूं तो दो वेक्टर मेरे पास एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं किस सिचुएशन के अंदर, अगर उनके बीच बन रहा एंगल 180 डिग्री हो जाए, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डिफरेंट हो, है ना। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर भी है, बट जरूरी नहीं कि पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो, क्योंकि वहां मैग्नीट्यूड इक्वल है नहीं, ये पर हमें पता नहीं। ठीक है, तो एंटी पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनके बीच एंगल 180 डिग्री का बन रहा हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेगेटिव वेक्टर, ये जिसे ऑपोजिट वेक्टर भी बोला जाता है। नेगेटिव, जैसे ये सेम था, एंगल यहाँ 0 था, एंगल यहाँ 180 था, ये दोनों भी सेम है। यहां पर सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ऑपोजिट डायरेक्शन लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, अच्छा आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ ये मैं सिंबल लगा रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। अभी हम डिस्कशन कर लेंगे, आगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा यूनिट वेक्टर, वहां पर हम इसकी वापस से बात कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगी कि ये सारे पॉइंट्स कि पैरेलल वेक्टर्स ए और बी वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हैं उन सिचुएशन में जब इनके बीच एंगल 0 हो जाए। इक्वल वेक्टर्स एंगल 0 होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। एंटी पैरेलल वेक्टर एंगल 180 हो जाए। नेगेटिव वेक्टर जहां एंगल 180 के साथ साथ मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। ठीक है, आई होप कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। बेसिक चीजें ये हमारे दिमाग में होगी तो वेक्टर के कंसेप्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं मैं, को इनिशियल वेक्टर। सिंपल है, इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट सेम हो, स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, उन वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। एक वेक्टर मैंने ये मान लिया, एक वेक्टर मैंने ये मान लिया, एक वेक्टर मैंने ये मान लिया, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये सारे एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास को लीनियर वेक्टर, जैसे को इनिशियल वेक्टर थे वैसे को लीनियर वेक्टर हैं। वो सारे वेक्टर्स को हम को लीनियर वेक्टर बोलते हैं जो एक ही लाइन में हो। यहाँ पर एंगल 0 है, अच्छी बात है। एक वेक्टर आपके पास इधर है, एक वेक्टर आपके पास इधर है, यहाँ एंगल 180 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है तो एक ही लाइन में। तो ये वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, ये वेक्टर्स कहलाएंगे कोलिनियर। फिर से को इनिशियल वेक्टर में क्या हो रहा है, इनिशियल पॉइंट सेम है। को लीनियर वेक्टर में क्या हो रहा है, को लीनियर वेक्टर में एक ही लाइन में है, चाहे एंगल सेम हो, मतलब 0 डिग्री हो चाहे 180 हो चाहे ऐसे भी हो। देखो को लीनियर वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं, को लीनियर वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं, को लीनियर वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं। क्लियर, गलत तो नहीं हूं मैं। और को लीनियर वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं। अब इसमें और इसमें एंगल 0 है, सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर है तो एक ही लाइन में। इनमें ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल 180 डिग्री हो गया, बट है तो कोलिनियर ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, उसको समझ लेते हैं। तो अब हमारे पास है, देखो हमने कोलिनियर की बात कर ली, हमने को इनिशियल, को प्लेनर वेक्टर 6th 7th वाला पॉइंट। अब को प्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हो। प्लेन मतलब सरफेस
जैसे कि ये बोर्ड, मैंने यहाँ पर बहुत सारे वेक्टर्स बना दिए, ये सारे के सारे वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में बन गए हैं, तो ये कैसे कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। अच्छा, यहां एक कंडीशन, टू वेक्टर्स इज ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर ही होते हैं। जैसे हमने ये दो वेक्टर्स लिए है ना, एक ही प्लेन में है, देखो ये पूरा एक प्लेन है, सरफेस है, दिख रहा है क्या दूसरा पेन वहां से? हाँ, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस एक ही प्लेन में, गलत तो नहीं होंगे? हाँ, ये एक ही प्लेन है ना, एक ही सरफेस है। जैसे कि ये बोर्ड, कम से कम दो वेक्टर एक ही प्लेन में हो सकते हैं। अच्छा, दो से ज़्यादा वेक्टर भी एक प्लेन में हो सकते हैं, लेकिन हर बार हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर जैसे मैंने बहुत सारे वेक्टर बनाए, सब एक ही प्लेन में बनाए, बट अब सपोज करो मेरे पास अभी तीसरा पेन अवेलेबल नहीं है, मैं इंक की बॉटल ले लेता हूँ, ठीक है। एक तीसरा वेक्टर है ऐसा, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस में आ गया, तो क्या अब ये कोप्लेनर हैं? नहीं है, ठीक। तो ये समझना जरूरी है, बाकी तो और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कोप्लेनर वेक्टर देख लिया। कोप्लेनर वेक्टर के बाद कॉनकरेंट वेक्टर, कॉनकरेंट वेक्टर जिनका सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम कॉनकरेंट वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं हम, नल। अब देखो नेक्स्ट वाला जो है, मतलब अच्छा कॉनकरेंट सर आपने बताया नहीं, ऐसे बता दें। अरे भैया ये कॉनकरेंट वेक्टर है, ठीक है, ये सारे के सारे कॉनकरेंट वेक्टर ही हैं। चलो सेम थे इसीलिए। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर को समझना थोड़ा अच्छी बात, आप समझें इसको क्या होता है जीरो वेक्टर। देखिए जीरो वेक्टर, अब जीरो वेक्टर क्या सर? मान लो कि कोई दो वेक्टर हैं जो इक्वल वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है ना, दोनों इसी डायरेक्शन में हैं, मान लो इनको माइनस कर दिया, अब क्या आ गया आपके पास? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर आ गया। सर जीरो भी एक वेक्टर हो सकता है? हाँ हाँ हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक पर्सन यहाँ से स्टार्ट करता है, घूम के वो यहीं पर आ जाता है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वहां पर क्या कंडीशन आ गई? जीरो वेक्टर। अच्छा सर इसको वेक्टर क्यों बोल रहे हैं? डायरेक्शन कहाँ है? डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वो इस पॉइंट पर आ गया, वो कहीं पर भी जा सकता है, समझ गए? मैग्नीट्यूड तो है उसके पास, कितना है मैग्नीट्यूड? जीरो। क्यों? क्योंकि वो जिस पॉइंट पर था घूम के वापस से वहीं पर आ गया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया? जीरो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो, तो मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गया। बट चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि जिस पॉइंट पर वो पर्सन खड़ा है अब वो किसी भी जगह जा सकता है। तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और उसके पास डायरेक्शन हो सकती है, और वो डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, समझ है ना? तो इसे हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। अच्छा दो वेक्टर्स आपको और भी दिया, अभी मैं और भी आगे एक आध एग्जांपल बता दूंगा कि हम थोड़ा यूनिट वेक्टर वगैरह समझ लेते, एक आध क्वेश्चन में करके बता दूंगा वहां पर, और जीरो वेक्टर की कहानी वहां एक बार फिर से आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर बहुत जगह आप देखोगे, है ना। देखो यूनिट वेक्टर है क्या और क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले मान के चलो कि मेरे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ए पे खत्म हो रहा है, इस वेक्टर को मैं ए वेक्टर बोल रहा हूँ। मान के चलो मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर। अब ए वेक्टर के पास क्या क्या है? ए वेक्टर के पास उसका मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन है, दो चीज है। अब अगर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है, क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। सबसे पहले आप डेफिनेशन समझो यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच कंटेन मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू यूनिटी, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, वन हो, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब इसके पास तो इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, वन तो नहीं होगा, तो अभी ये यूनिट वेक्टर नहीं है। लेकिन मुझे अगर इसको यूनिट वेक्टर बनाना है
तो क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को, वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, इस वेक्टर के पास इसका कोई मैग्नीट्यूड है, वो कितना है, इसका मैग्नीट्यूड अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम उस वेक्टर का मोड ले लेते हैं, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है। तो अगर इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, समझना, अब इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ, क्लियर। अब नॉर्थ मैंने बता दिया है तो डायरेक्शन भी है, मतलब ये स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है। अब इस वेलोसिटी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, इसके पास मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, कर दिया डिवाइड, आंसर कितना आया 1। तो जो वेक्टर था मेरे पास, मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर था, जहां पर पहले उसके पास मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन थी, अब उसके मैग्नीट्यूड से मैंने उसको डिवाइड कर दिया, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, बट अभी भी उसके पास डायरेक्शन है टूवर्ड्स नॉर्थ। तो यूनिट वेक्टर क्या करता है, उस पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जा सकता है, उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर निकाला जा सकता है। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय दिस सिंबल इज कॉल्ड कैप। तो जब भी हमें किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम उस वेक्टर के ऊपर कैप का सिंबल लगा देते हैं, बोलते क्या है, ए कैप, बी कैप, एन कैप। तो यहां पर ये फॉर्मूला मिला हमें यूनिट वेक्टर का। किसी भी वेक्टर का जब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो हम उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें सिर्फ उस वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाती है, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है भैया, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि वेक्टर तो है, डायरेक्शन तो है, बट मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। चलो अब मान के चलो किसी वेक्टर की डायरेक्शन हमें दी है, मान के चलो किसी वेक्टर की डायरेक्शन हमें दी है और उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया है, तो पूछ रहे हैं वेक्टर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हमें अगर ये वेक्टर निकालना है, हमें इसकी डायरेक्शन दी है, हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है, हम दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें वो वेक्टर मिल जाएगा। तो वेक्टर निकालने का फॉर्मूला भी आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन में, इसको भी हम डील करेंगे, है ना। तो यूनिट वेक्टर बड़ी सिंपल सी चीज़ है, क्या है कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब हम बेस वेक्टर की ओर बात कर लेते हैं और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, बेस वेक्टर क्या है, देखो मैक्सिमम हम स्पेस की बात करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया, अच्छी बात। एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आई, जे और के कैप जो एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को, यानी कि उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको बेस वेक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेस वेक्टर। तो आई कैप किसके लिए आ रहा है, आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो 1 ही है आई कैप के पास, है ना। जे कैप के पास भी मैग्नीट्यूड 1 है, के कैप के पास भी मैग्नीट्यूड 1 है, क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो ये सिर्फ उन एक्सिस की डायरेक्शन बताएंगे कि कौन सा वेक्टर किस एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है। मान के चलो एक वेक्टर है आपके पास और उस वेक्टर की कहानी ये लिखी हुई है 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, है ना। और आपसे पूछा गया कि भैया इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे ये वाला वेक्टर आई मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, या इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस से ट्रेवल कर रहा नहीं कर रहा है, वो बात की बात है, ठीक है। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। क्यों है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, क्योंकि यहां सिर्फ आई कैप की वैल्यू है, जे और के कैप की वैल्यू तो नहीं है ना। तो इस तरह से अब मान के चलो ऐसा कुछ दिया होता, तो यहां पर इसकी डायरेक्शन जो होती वो आई और जे किसे रिप्रेजेंट करी जाती, इनके रिजल्टेंट से रिप्रेजेंट करी जाती। वेक्टर रिजोल्यूशन में हम ये भी पढ़ेंगे। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई, जे और के बेस वेक्टर्स का यूज करेंगे। आई, जे, के को बेस वेक्टर बोला जाता है और इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होते हैं। आई कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, जे कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को, और के कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड एक्सिस को, ठीक है। चलो इसके ये कहानी हम वापस से भी पढ़ेंगे जब हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स देखने वाले हैं।
दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, चाहे वो डॉट हो चाहे वो क्रॉस हो, हम वहाँ पर भी बात करेंगे। ठीक है, अभी हम वापस से अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। तो हमने बेस वेक्टर्स की बात कर ली कि क्या होते हैं बेस वेक्टर्स। ठीक है, अब इसी तरह से हम एक्सियल वेक्टर की बात करते हैं। एक्सियल वेक्टर आपको रोटेशन वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा, जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है अपने एक्सिस के अबाउट, वहाँ पर ये वेक्टर बहुत देखने को मिलेगा। मान के चलो कि एक डिस्क है जो ऐसा रोटेट कर रहा है, जो ऐसा रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डिस्क रोटेट कर रहा है ना। अब जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसके पास एंगुलर स्पीड होती है, उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, उसके पास टॉर्क होता है, उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, ये सारी कहानी रहती है जो कि हम रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, बट इन सभी क्वांटिटीज की जो डायरेक्शन होती है वो एक्सिस की डायरेक्शन में होती है। मतलब ये सारी वेक्टर्स क्वांटिटी हैं, ये सारी वेक्टर्स क्वांटिटी हैं, तो इन्हें एक्सियल वेक्टर्स बोला जाता है, जो कि अलोंग टू द प्रिंसिपल अलोंग टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जिस एक्सिस के अबाउट वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। तो इन सारे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं ये समझ में आई कहानी। चलो अच्छा, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन वैसे तो रोटेशन में भी हम बात करेंगे, बहुत सारे चैप्टर में बात होगी, मैग्नेट वाले चैप्टर में भी बात होगी, और 10th क्लास में आप पढ़ते हुए आए हो, राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, कॉर्क स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, आपकी उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लो, थंब किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर थंब अपवर्ड डायरेक्शन में तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ हो गई, अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन, अगर एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन निकालना है तो हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। सपोज करो कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता, मतलब फिंगर बाहर आती, थंब कहाँ चला गया, नीचे, तो एक्सियल वेक्टर्स की डायरेक्शन कहाँ हो जाती, डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हो गई जो वेक्टर्स से रिलेटेड हमने देखी। अच्छा, एक कहानी और हम देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको ध्यान रखना है। वेक्टर एडिशन स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ और देखते हैं हम, कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को कैसे देखा जाता है। किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को कैसे देखा जाता है, क्योंकि होता क्या है, मान के चलो कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये और ये, इसको मैं ए वेक्टर्स बोल दूँ, इसको मैं बी वेक्टर बोल दूँ। यहाँ पर एंगल मैंने दे दिया 60 डिग्री, है ना। अब आपसे बोला कि भैया ए और बी के बीच का एंगल बताओ, आप बोलोगे सर 60 डिग्री, नहीं, ऐसे नहीं देखें, गलत हो जाएंगे हम वहाँ पर, है ना। तो जब भी इनकी डायरेक्शंस को हमें एंगल्स को हमें बताना है कि इन दोनों के बीच एंगल्स क्या हैं, तो आप सिर्फ एक काम करोगे, आप दो चीज़ें कर सकते हो कि वहाँ पर इमेजिनरी वेक्टर्स को बढ़ा लो या वेक्टर को अपनी जगह से रिप्लेस कर दो, है ना। वेक्टर का रिप्लेसमेंट कर दिया, जिसे हम पैरेलल शिफ्टिंग भी बोल देते हैं। मतलब आपको वेक्टर को चेंज नहीं करना है, ऐसे पकड़ के घुमाना फिराना नहीं है, सिर्फ जैसा वेक्टर रखा है ना वैसा के वैसे उठा के आगे पीछे खसका देना, ठीक है। जैसे हम शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं या पैरेलल शिफ्टिंग भी बोलते हैं। अब क्या है ये समझते हैं। जैसे मान के चलो मुझे ए और बी के बीच वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी, मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। या तो इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, ए वाले वेक्टर को, भले से ये वेक्टर ऐसा था मुझे पता है, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, तो अब इन दोनों के बीच जो एंगल होगा इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब हमें पता है ये 60 है, लीनियर पेयर से ये 120 हो जाएगा, तो ए और बी के बीच एंगल कितना हो गया, 120। अच्छा, एक चीज़ और पता चल रही है यहाँ पर कि आपको क्या करना है, दोनों वेक्टर्स के टेल्स के बीच में एंगल निकालना है। किसके बीच में एंगल निकालना है, टेल्स के बीच में, दोनों वेक्टर्स के टेल्स के बीच में एंगल निकालना है। अच्छा, फिर देखो, मान के चलो कि एक वेक्टर ये है ना, और एक वेक्टर ये है, गलत तो नहीं मैं, और ये एंगल मैंने ले लिया 60 इस बार, और उससे पूछा गया कि दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल निकालो। तो आपने क्या किया, इस वेक्टर्स को आगे बढ़ा दिया, इसको भी आगे बढ़ा दिया, मतलब ये जो वेक्टर्स थे इसको ऐसा शिफ्ट कर दिया हमने। अब मेरे पास ये वेक्टर्स हो गए और इनके बीच का एंगल क्या हो गया, वर्टिकल ऑपोजिट वाली प्रॉपर्टी से ये
तो दोनों के टेल्स के बीच का। अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, इनडायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं कि दोनों के हेड के बीच का एंगल भी हम काउंट कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, देखो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, कंफ्यूज नहीं होना। होता क्या है, सिंपल सी बात ये है कि आपको चेक कर लेना है कि वो जो एंगल गिवन है क्वेश्चन के अंदर या कहीं पर आपसे पूछा गया है, वो उनकी दोनों टेल्स के बीच में बन रहा है या उनके हेड्स के बीच में बन रहा है। अगर टेल्स और हेड्स के बीच में बन रहा है तो वही एंगल है, और अगर टेल्स और हेड के बीच में नहीं बन रहा है, या तो एक का टेल और दूसरे का हेड है, या दूसरे का हेड और पहले का टेल है, तो फिर इसे शिफ्ट करके देख लो। करते हैं कुछ क्वेश्चन, करते हैं इसके, लिखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन। जैसे एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, दो वेक्टर है। नेक्स्ट इसी का ऑपोजिट ले लेता हूँ। अब यहाँ तो तुम बोल दोगे सर ये तो सिंपल है, हो गया ऐसे। ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, ये ले लिया हमने। एक और हम ले लेते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ पर मान लिया 30। क्लियर है ना, ये डॉटेड वाली लाइन है। ऐसे ही हम एक और अज्यूम करें तो ऐसा नहीं, चलो यहाँ पे तो ये कुछ क्वेश्चन है ना। हमें यहाँ पर वेक्टर्स के बीच में एंगल्स निकालने हैं, निकालते हैं, ठीक है। अब पहला और दूसरा तो क्लियर हो गया, अभी मैंने एक एग्जांपल में भी लिए थे, पैरेलल एंटी पैरेलल वाले में, है ना। बट हम अगर लॉजिक वही लगाएं तो देखो होगा क्या। हमारे पास ये एक वेक्टर है ए, है ना, ये बी वेक्टर है। इस वेक्टर को पीछे शिफ्ट कर लूँ थोड़ा सा, मैंने क्या बोला, पैरेलल शिफ्टिंग कर लो, अलाउ टू ऐसे ऐसे, तो दूसरा वेक्टर भी यहीं आ गया। क्या इन दोनों वेक्टर के बीच कोई एंगल दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मतलब जीरो, जीरो है ना। चलो तो यहाँ पर एंगल हो गया जीरो। अब अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था दोनों के टेल्स के बीच में एंगल देख लो। यहाँ दोनों के टेल्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 180। दोनों के टेल्स के बीच में एंगल देख लो, टेल्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90। दोनों के टेल्स के बीच में एंगल देख लो। सर टेल्स के बीच में तो दिया नहीं, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे लीनियर ग्रेड से। 30 दिया है ना, 30, और ये कितना हो जाएगा? 150। अब दोनों के टेल्स के बीच में एंगल देख लो। अगर इस वेक्टर को मैं आगे शिफ्ट करूंगा तो नया वेक्टर यहाँ होगा, टेल्स तो उसकी यहीं आ जाएगी। इस वाले वेक्टर को आगे शिफ्ट करूंगा, है ना, तो टेल्स तो उसकी यहीं आ जाएगी। अगर टेल्स उसकी यहीं आ जाएगी तो यही वाला एंगल हो जाएगा जो गिवन है, यानी कि 60 डिग्री। तो इस तरह से हमें एंगल को देखना है और शिफ्टिंग को समझना है। क्लियर है? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अच्छा यहाँ पर देखो, शिफ्टिंग ऐसे भी कर सकते थे लास्ट वाले क्वेश्चन में, जिसे हम पैरेलल शिफ्टिंग बोल रहे हैं। होता क्या है कि हमारे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और यहाँ एंगल दिया हुआ है 60। मैंने इस वाले वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिया, बी वाला वेक्टर यहाँ आ गया, तो ये एंगल और ये एंगल, अच्छा पैरेलल शिफ्टिंग हुई है, यहाँ एक पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, बराबर होंगे। तो ए और बी के बीच एंगल कितना हो गया? 60। देखो इनके टेल्स के बीच में एंगल बन रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है एंगल्स को निकालने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई वेक्टर्स की कुछ बेसिक चीज़ों की। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया दो वेक्टर क्वांटिटी अगर आए और उन्हें हम एल्जेब्रिकली तो ऐड नहीं कर सकते, तो फिर उनको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? उनको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? तो इसके लिए आपको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिया गया है, और दूसरा पैरेललोग्राम
दोनों हैं एक ही, है ना, दोनों हैं एक ही। अच्छा, इसमें एक और वो आता है हेड टेल मेथड, है कुछ भी नहीं, सेम है, सिंपल सा है ना, NTSC लेवल पे सिखाया जाता है ये हेड टेल मेथड। ठीक है, सो देखो हम बात करते हैं, जैसे एक वेक्टर है मेरे पास, पहले इसी की बात कर लेते हैं। एक वेक्टर है आपके पास A वेक्टर, दूसरा वेक्टर है आपके पास B वेक्टर। इन दोनों वेक्टर को अगर मुझे ऐड करना है, प्लस करना है ना, तो सबसे पहले कहानी याद रखनी पड़ेगी कि एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ऐड कर दो। एक वेक्टर के हेड को दूसरे के टेल के साथ कनेक्ट किया, कर दिया। अब इनका जो एडिशन आएगा, एडिशन को रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो अगेन पहले वाले का टेल और दूसरे वाले हेड को ज्वाइन करके मिलेगा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, विच इज ऑल्सो अ वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन हो गई इस वाले के टेल से लेके तो इस वाले के हेड तक। तो आर वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, कर सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये हेड टेल मेथड हो गया। क्या याद रखा इस हेड टेल मेथड में हमने? जब भी हमें दो वेक्टर को प्लस करना है तो भैया पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को, या पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को, और फिर जो आपको पहले वाले का टेल दिख रहा है वहाँ से दूसरे वाले के हेड को ज्वाइन कर दो, आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। अभी एक क्वेश्चन किया था हमने, याद हो, एक पर्सन है वो यहाँ से इधर से इस डायरेक्शन में आ रहा है, फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये 3 ये 4 ये एंगल 90 डिग्री। हमने रिजल्टेंट को ऐड कर दिया, है ना। अब रिजल्टेंट वेक्टर को हमने ऐड कर दिया। सपोज ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा? 5। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने अभी आई कैप जे कैप के कैप कुछ यूज़ नहीं किया, आप कर सकते हो। देखो ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 3i, ये जे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ये 4j, तो इनका रिजल्टेंट जो हो जाएगा 3i प्लस 4j। और इसको सॉल्व करने के लिए अभी कुछ देर में हम एक फॉर्मूला देखने वाले हैं। डायरेक्ट हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या आता है? 5। तो वो सॉल्व करके 5 ही आएगा, है ना। तो अभी हमने कुछ नहीं, अभी हम इस पे लोड भी मत लेना, अभी इस क्वेश्चन पे लोड भी मत लेना। अभी हम क्या देख रहे हैं कि भैया हेड टेल मेथड क्या कहता है कि एक वेक्टर का हेड से दूसरे के टेल को, फिर पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को ज्वाइन कर देंगे, तो जो चीज़ हमें मिलेगी उसे हम क्या बोल देंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब जो गिवन वेक्टर है उन दोनों के एडिशन। और जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, बार बार बोल रहा हूँ रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मतलब विच इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने मेन कंसेप्ट पे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड करने का ट्रायंगुलर लॉ क्या है ना। सो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर represent by two sides of a triangle, then the resultant is represent by, if two vectors are represented by two sides of a triangle, then the resultant is represented by the third side of that triangle but in opposite sense और ऑपोजिट मैनर। अब ये कहानी क्या कह रही है तो वो हम उसे डायग्राम में देख लेते हैं। देखो आपको कहीं पर भी कोई दो वेक्टर दिए हैं, जैसे एक वेक्टर मैंने ये मान लिया, एक वेक्टर मैंने ये मान लिया, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है ना। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब हमने हेड टेल मेथड अभी देखा था, है ना। अब ये एक वेक्टर है, ये ट्राइंगल की एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा वेक्टर है,
ये ट्राइंगल की दूसरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेड मेथड यही कहता है कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर दो, और ये चूंकि ट्राइंगल की दो साइड्स भी हो गई आपके पास, एक साइड ये एक साइड ये, अब बची ट्राइंगल की तीसरी साइड, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट उसी ट्राइंगल की तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा, बट इन ऑपोजिट मैनर। अब ऑपोजिट मैनर मतलब मैं कुछ इस तरह से बोल सकता हूं कि ये वेक्टर जा रहा था ऐसा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देख सकते हो आप, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा किसी भी दो वेक्टर्स का या दो से ज्यादा वेक्टर्स का भी, उसमें भी यही चीज होगी, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन बाकी वेक्टर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्लियर? सो ये ट्राइंगुलर मेथड है। ये तो डेफिनेशन हो गया, हमने सीख लिया, बट चूंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, कोई आपसे पूछता है कि भैया इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक डेरिवेशन है। अब हम वो करने वाले हैं, बट पहले हम एक बार पैरेललोग्राम लॉ और देख लें, फिर आते हैं अपनी कहानी पर। ठीक है, चलो। सो पैरेललोग्राम लॉ की स्टार्ट करूं मैं बात। ट्राइंगुलर लॉ समझ में आ गया। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मान लो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या, ए बी सी, ट्राइंगल की दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तब उसी ट्राइंगल की तीसरी साइड उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, बट इन ऑपोजिट मैनर। सिंपल है ना। चलो अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ की। सो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट बाय द two adjacent sides of a parallelogram, if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant, if two vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram, clear, two adjacent sides of a parallelogram, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, which are away from a common point, ये ब्रैकेट में लिख लें, away from a common point। इसको डायग्राम के साथ भी चलता हूँ मैं। जैसे मान के चलो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अब हमने एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम डिजाइन कर लिया यहाँ पर, ऐसे ही होगा कोई पैरेललोग्राम। ठीक है, if two sides of a if two vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram, यही adjacent sides है parallelogram, which are directed away from a common point, ये एक common point है और इन दोनों vectors की direction away है इस common point से, then the resultant is represented by a diagonal, then the resultant is represented by a diagonal passing away through that common point, passing away through that common point। क्लियर? मतलब अब इनका रिजल्टेंट ये वाला डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा, तो रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट बाय दिस डायगोनल विच इज पासिंग अवे फ्रॉम टू द कॉमन पॉइंट। अब ये कोई कॉमन पॉइंट मान लिया मैंने, ट्रायंगल पैरेललोग्राम मान लिया, ए बी सी डी कॉमन पॉइंट हो गया ए, वो दोनों वेक्टर कॉमन पॉइंट से अवे जा रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा और उस डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा जो उसी पॉइंट से अवे जा रहा हो, है ना। पता चले आप ये वाला डायगोनल ले लो ना, वो नहीं लेना, वही डायगोनल लेना है जो वहीं से जनरेट हो।
तो ये पैरेललोग्राम लॉ है। अच्छा, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल लॉ ही है, ट्रायंगुलर लॉ ही है। कैसे? देखो, मैंने अगर इस वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, ये वेक्टर कुछ भी नहीं किया, ऐसे हिला डुला रोटेट नहीं कर रहा हूँ, उठाया रख दिया, उठाया रख दिया, वैसा के वैसे, है ना। तो ये वाली लाइन वेक्टर v को रिप्रेजेंट करेगी। अब कहानी तो वही है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर मैं ए बी सी वाले ट्राइंगल को ले रहा हूं, तो इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज रिप्रेजेंट बाय द if two vectors are represented by the two sides of a triangle, then the resultant is represented by the third side of that triangle but in opposite direction. Clear? तो है तो वो ट्राइंगुलर लॉ ही। तो हमने यहाँ पर देखा कि पैरेललोग्राम लॉ से हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, है ना, ट्राइंगुलर लॉ से हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। बट अभी तक हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं निकाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है। अब रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे तो उसके लिए हम एक डेरिवेशन देखेंगे। क्लियर? स्टार्ट करें कहानी। अच्छा, दोनों के लिए सेम ही है, तो हम ट्राइंगल के ऊपर बात करेंगे, वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, सारी चीज़ें वही रहेंगी। देखो, ठीक है, डेरिवेशन टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फॉर वेक्टर एडिशन ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, लिख सकते हैं। हम वही काम कर रहे हैं, अभी कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। सो हमारे पास एक वेक्टर ए, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। हमारे पास एक वेक्टर बी, हमने कहा ये भी और अच्छी बात है। इनके बीच एंगल बन रहा है थीटा, दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना बन रहा है? थीटा। अच्छा, इनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट किया जाएगा इससे। क्लियर? इन दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट किया जा रहा है इससे। अब हमने कुछ नेम दे दिए यहाँ पर, लाइक ये P ले लिया, ये Q ले लिया, ये R ले लिया। ये रिजल्टेंट वाला R है, ये R है। या एक्स वाई जेड ले लूँ, एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया और इसको जेड ले लिया। सिंबल में कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब हमने क्या किया? अच्छा, ये वही ट्राइंगुलर लॉ लगा है, इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट बाय द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्राइंगल बट इन ऑपोजिट कंडीशन, ऑपोजिट मैनर। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जेड से, इस वाली लाइन पर हमने वो परपेंडिकुलर मान लिया n। ठीक है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। हमने कहा ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कहानी हम कर लेते हैं। देखो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या? हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस में मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। क्या लिखा है मैंने? मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम वेक्टर सिंबल को हटा देते हैं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है क्योंकि ये है तो स्केलर क्वांटिटी, तो बताने की जरूरत ही नहीं डायरेक्शन। चलो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, देन जेड एन की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो मिल रही है बी साइन थीटा। ये मैं यहाँ लिख दूँ बी साइन थीटा। सिंपल है, हम निकाल डायरेक्टली सकते हैं जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी 11th क्लास में आपकी, 12th में ऐसी चीज़ डायरेक्टली निकाल के दी जाएगी, है ना। अब मैं यहीं पर कॉस थीटा अगर अप्लाई करता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो वाई एन की वैल्यू हो गई मेरे पास बी कॉस थीटा। ये मेरे पास कितना हो गया? बी कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में।
अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। कहाँ पर लगा रहे हैं? एक्स एन जेड वाले ट्राइंगल, इन एक्स एन जेड पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एन स्क्वायर प्लस जेड एन स्क्वायर। क्लियर? अब एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड का मैग्नीट्यूड कितना है? आर, आर का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, एक्स जेड को हमने आर वेक्टर मान रखा है और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम वेक्टर का सिंबल हटा देते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आर, तो आर स्क्वायर। एक्स एन, एक्स एन, एक्स एन कितना है? तो अब एक्स एन में अगर मैं एक्स एन के मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो एक्स एन दो चीजों से मिलकर बना है कि भैया ए वाला मैग्नीट्यूड प्लस बी कॉस थीटा। तो एक्स एन की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर मेरे पास क्या आया? जेड एन। जेड एन की कहानी क्या है? बी साइन थीटा, देन बी साइन थीटा होल स्क्वायर। आर स्क्वायर, अब नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन आर स्क्वायर यहाँ और यहाँ, सॉरी यहाँ और यहाँ से सॉरी बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ आइडेंटिटी लगना थी। अब तुम नहीं बोल रहे होगे क्या यार सर आइडेंटिटी नहीं लगा। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, दिमाग से निकल गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है जो पहले भी हमने निकाला था, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे तक काम आने वाला है। अच्छा, ये आर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर है ना? आर वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया विच इज इक्वल टू, आर वेक्टर क्या था आपके पास? आर वेक्टर था आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर के फॉर्म में है, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए था, आपने ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। कितना? अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। ये ध्यान रखिए। तो इससे हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो ठीक है। अब अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि भैया रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में है, तो वो भी सिंपल है, बहुत ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है। देखो, हमेशा ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस मतलब ए वाले वेक्टर के रेस्पेक्ट में हमने मान लिया अल्फा। क्या मान लिया? अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास कहानी ऐसी बनेगी कि tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस a प्लस बी कॉस। तो यहां से हम इसका डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब जरूरी नहीं कि ये हमेशा हम ए वेक्टर से ही निकलवाएं, वो कहानी चेंज कर सकते हैं। सपोज करो कि ये हमारे पास बी वेक्टर है, उन्होंने पैरेललोग्राम बना दिया एक ऐसा, तभी भी रूल तो यही लगेगा, फॉर्म ऐसे ही करेंगे हम, रिजल्टेंट भी ऐसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम में भी एनालिटिकल फॉर्म तो हम यही लगाएंगे, कैलकुलेशन ही करेंगे। अब वो आपसे बोल दें कि भैया बीटा के लिए भी कैलकुलेट करो, बीटा के लिए भी कैलकुलेट करो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सारी कहानी वैसे ही चलेगी, है ना? सारी कहानी हम वैसे ही चला सकते हैं, थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। क्या? ये ए और बी की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन फिर क्या आ जाएगा? बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है,
क्योंकि इस बार हमने रिजल्टेंट की डायरेक्शन बी वाले वेक्टर के लिए निकाली है, बी वाले वेक्टर से निकाली है, बी वाले वेक्टर से निकाली है, तो कहानी ये हो जाएगी। ठीक है, निकालेंगे वैसे ही, प्रूफ वैसे ही करना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं इसका प्रूफ होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया कि किस तरह से हम इन वेक्टर्स के कैलकुलेशन को कर सकते हैं। एक आध हम क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा अपने लेवल को आगे भी बढ़ाएंगे, है ना। एक आध हम इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने ये फॉर्मूला लिख लिया होगा। इन पर कुछ केसेस की भी हम बात कर लेंगे, बट थोड़ा सा आप टाइम दें, पहले एक आध हम क्वेश्चन करें और उसके बाद फिर हम केसेस को उठाएंगे। देखो, चलो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये हमारे पास एक ब्लॉक हमने ले लिया, ठीक है। इस पर एक फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन और एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, या कुछ भी ले लो, 10 न्यूटन ले लो, 12 न्यूटन ले लो, 4 न्यूटन ले लो। ठीक है, तो 2 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, किसी एक बॉडी पर जो लग रहे हैं। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स इफ द एंगल बिटवीन दैम, if the angle between them is 0 and is 180 के लिए हम ठीक है, ये कहानी है। एक ब्लॉक रखा है, उसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं 3 न्यूटन और 5 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, है ना। अब आपको रिजल्टेंट फोर्स बताना है जब एंगल 0 हो, जब एंगल 180 डिग्री हो, जब एंगल 0 हो और जब एंगल 180 डिग्री हो। क्या करें, थोड़ा सोचो। अच्छा, एंगल 0 होता है तो हम अभी फॉर्मूला कुछ यूज़ नहीं कर रहे। एंगल 0 होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में ही खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स को क्या कर देते, प्लस कर देते। तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि यार रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर 8 न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ पर कहानी ये है कि यहाँ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर इस वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3 न्यूटन। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब वेक्टर तो फोर्स तो वेक्टर ही रहेगा, है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, बड़े वाले की तरफ। और कितने न्यूटन से, 2 न्यूटन से, है ना। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये और रिजल्टेंट की वैल्यू 2 न्यूटन। अब सर ये तो सिंपल था, ये तो कोई बच्चा भी बता देता, 9th क्लास में हमने ये सीखा था। फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर अपना जो पढ़ा। अभी सिंपल क्वेश्चन में करते हैं, फिर थोड़े से और टफ क्वेश्चन में करेंगे, है ना। देखो फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, यहाँ कंसेप्ट भी पता चलेगा आपको, कुछ केसेस भी पता चलेंगे। रिजल्टेंट a² b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाले वेक्टर 3, दूसरे का मैग्नीट्यूड 5, 2 3 5, कॉस की वैल्यू पहले वाले के लिए 0, cos 0 1 हो गया, लिखने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। और अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी किसकी बन गई, a² प्लस b² प्लस 2ab, गलत तो नहीं हो ना, मैंने सही बोल रहा हूँ। a² प्लस 2b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, सॉरी। सो 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, रिजल्टेंट आ गया 8 न्यूटन। अच्छा, यहाँ मैं इसको सॉल्व करके भी स्क्वायर रूट करता तो यही आता 64 का स्क्वायर रूट। देखो अगर cos 0 हम ले लेते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाता है, तो रिजल्टेंट क्या बनता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, cos तो 1 हो गया, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो जो रिजल्टेंट है वो आपको डायरेक्टली इनके मैग्नीट्यूड को ऐड करके मिल जाएगा। 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड करके डायरेक्टली रिजल्टेंट मिल जाता है। कब जब एंगल 0 हो। तो यहाँ एल्जेब्रिकली मेथड ही लग रही है। कब, लेकिन कंडीशन है एंगल 0 है,
तभी हम डायरेक्टली ऐड करेंगे। अच्छा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी? वैसे तो हमें दिख रहा है इसी डायरेक्शन में होगा, फिर भी हम हमारे फॉर्मूले से निकालते हैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए हमने जो फॉर्मूला लिखा था tan अल्फा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब tan अल्फा, अल्फा रिजल्टेंट की डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट कर रहा था ना, रिजल्टेंट वेक्टर की a वाले वेक्टर से फर्स्ट वाले वेक्टर से। देखते हैं, आप यहाँ बीटा वाला भी फॉर्मूला लगा सकते थे, मतलब सेकंड वाले वेक्टर से भी सेम कंडीशन आएगी इस केस में। b कितना है हमारे पास? दूसरा वाला वेक्टर 5 मान रखा है हमने, साइन 90, गलत तो नहीं हूँ मैं, साइन 0 सॉरी, है ना। अब नीचे वाली वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ऊपर साइन 0 आ गया। साइन 0 आ गया तो मतलब पूरी कहानी 0 हो गई। अब tan में कौन सी वैल्यू 0 होती है? 0 की, तो अल्फा भी क्या हो गया? 0। हाँ, मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल 0 है, अल्फा भी 0 है, तो अल्फा भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी क्या हो गई? उसी डायरेक्शन। क्लियर? रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी क्या हो गई? उसी डायरेक्शन। ठीक, अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखो। अगर एंगल को मैं 180 रख दूं, रिजल्टेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंगल को मैं 180 रख दूं, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्यों? क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो यहां से आइडेंटिटी बनी रिजल्टेंट इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट आपको दोनों के मैग्नीट्यूड को माइनस करके मिल जाएगा, है ना। समझ रहे हो ना? जब एंगल 180 हो, जब एंगल 0 हो तो रिजल्टेंट डायरेक्टली प्लस करके मिलेगा, जब एंगल 180 हो तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड को माइनस करके मिलेगा। किससे किसको माइनस करना है? ज़्यादा से कम को माइनस कर लो। ज़्यादा कौन सा था? 5, कम कौन सा था? 3। अब वो ऐसी बात है, ज़्यादा की तरफ ही वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी, बट हम निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हमने देखा कि tan अल्फा ठीक है, tan अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? tan अल्फा फर्स्ट वेक्टर से निकाल रहा हूँ मैं। पहला वेक्टर मैंने 3 न्यूटन मान रखा है ना, क्या मान रखा है? 3 न्यूटन। दूसरा वेक्टर में 5 न्यूटन ले रहा हूँ। यहाँ पर ही फर्स्ट वेक्टर मैंने 3 न्यूटन, दूसरा वेक्टर में 5 न्यूटन ले रहा हूँ, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। सेकेंड वाला 5 साइन 180, साइन 180 अगेन 0। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू लिखने की जरूरत है? नहीं है। तो ये क्या हो गया? 0। पक्का ये 0 हो गया? 0 हुआ ना। अब आप देख रहे हो कि tan 0 सर, अब tan 0 0 में होता है ना, tan 0 0 में होता है तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 0 में होता है। अब 0 तो यहाँ इस वेक्टर के अलोंग भी हो जाएगा, इस वेक्टर के अलोंग भी हो जाएगा, बट हमें किस वेक्टर के अलोंग लेना है? जो वेक्टर बड़ा है। जो वेक्टर बड़ा है मतलब कौन सा वेक्टर बड़ा है? 5 न्यूटन वाला वेक्टर बड़ा है। ठीक है, तो वेक्टर की डायरेक्शन और कहीं नहीं निकली, रिजल्टेंट की अलोंग ही निकल रही है। मतलब एंगल 0 इधर एंटी पैरेलल में भी, मतलब अगर 3 न्यूटन के अलोंग भी लूंगा तो भी 0 आएगा, 5 के अलोंग लूंगा तो भी 0 आएगा। बट बड़ा वाला वेक्टर कौन सा है? 5, तो 5 के अलोंग लूंगा तो 0, 3 के अलोंग लूंगा तो फिर वो एंगल 180 हो जाएगा। ठीक है, ये समझने वाली बात है। चलो, तो यहाँ पर हमने कहानी देखी इनके रिजल्टेंट की, कुछ कंडीशंस की मैंने बात की। अच्छा, वो 90 वाले केस की बात कर लेते हैं, बहुत देर से वो 90 वाला केस बीच बीच में आ रहा है। मान के चलो इसी में एक केस और मैं ले लेता हूँ। मेरे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, इसको हटा दूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा अगर 90 डिग्री हो जाता है, वो आया था ना ये पाइथागोरस थ्योरम वाला केस, ये 3 था, ये 4 था, इस रिजल्टेंट को निकालना था। थीटा अगर 90 हो जाता है, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0 मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान के चलो ये 3i कैप है, ये 4j कैप है। रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास कितना निकल रहा है? 3i प्लस 4j। ऐसे करते हैं ना, इन दोनों का प्लस, 3i का प्लस 4j का प्लस कर दिया। अब रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालना है, तो मैग्नीट्यूड इससे निकल रहा है, इससे मतलब a स्क्वायर क्या था? फर्स्ट वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी फर्स्ट वाले वेक्टर का कोएफिशिएंट, मतलब i का कोएफिशिएंट। यही तो a स्क्वायर था, i का कोएफिशिएंट मतलब 3 प्लस j का कोएफिशिएंट, b वाला वेक्टर ये है, इसका कोएफिशिएंट
इसका कोएफिशिएंट करेंगे तो मतलब इनडायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम ही लगी ना ये। तो कहानी वही है कि लगी तो पाइथागोरस थ्योरम ही, बट लगाने का तरीका अलग हो गया। cos 90 वैल्यू 0, थर्ड टर्म हो गई 0, थर्ड टर्म 0 मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आगे भी हम इन बातों को करते रहेंगे जब प्रोडक्ट हम करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसी टाइप का, है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि लेवल हम बढ़ा रहे हैं, है ना। बट यहाँ पे भी कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5, दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5। है तो वेक्टर क्वांटिटी, है ना। 2 वेक्टर्स आपके पास हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स 5 यूनिट है। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल हमने ले लिया इन दोनों वेक्टर्स के बीच? 60 डिग्री का। आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इनके रिजल्टेंट वेक्टर का, है ना। आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इनके रिजल्टेंट वेक्टर का। अब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैसे निकलेगा? फॉर्मूला तो पता है सभी को, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि हम नहीं निकाल पाएंगे। मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? दोनों निकालेंगे। तो आर अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर, चूंकि दोनों ही सेम वेक्टर है, 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू cos 60। ये 50 हो गया, ये 50 हो गया। cos 60 की वैल्यू गलत तो नहीं लिखी, यही होती है। चलो 75, 25 3 जा 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। अभी एक कहानी और बताने वाला हूँ यहाँ, बड़ी अच्छी सी चीज़ है वो, है ना। आप उसको केस समझ लो, कहानी समझ लो, कुछ भी समझ लो, है ना। ये आ गया रिजल्टेंट, ये आ गया रिजल्टेंट, ये आ गया कितना 5√3। ठीक है, अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन, ये फॉर्मूला वही tan अल्फा होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा tan अल्फा। b क्या है, कोई सा ही मान लो, सेम ही है दोनों। वैसे b ये है, a ये है, क्योंकि मैं a से डायरेक्शन निकाल रहा हूँ तो ये फॉर्मूला लगा है ना। साइन थीटा, थीटा कौन सा, ये वाला मत रख देना। साइन 60 की वैल्यू डायरेक्टली रखूँ √3/2 अपॉन ए कितना है मेरे पास, अगेन 5। बी भी मेरे पास 5 है। cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक, ये याद रखना रिजल्टेंट। अच्छा लिख दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया 5√3/2, यहाँ एलसीएम लिया, है ना। तो 10 + 5/2, गलत तो नहीं कुछ, 2 से 2 उड़ा दिया, 5√3/15, 5 3 जा, सो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 किस एंगल की वैल्यू होती है, 30 की, तो अल्फा इज इक्वल टू 30। कहानी बस सुनते जाना, बहुत अच्छी कहानी है। कहानी ये है कि अगर कोई भी 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आ जाता है, कोई भी 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आ जाता है ना, तो उनके बीच, उनके बीच का एंगल यहाँ पर कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। ठीक है, अगर एंगल 60 नहीं भी होता, मैग्नीट्यूड सेम आ जाता। चलो इसको हम ऐसे रटते नहीं हैं, इसको हम समझते हैं। अल्फा कितना आ गया, 30। ये आर है अंडर रूट 2ab cos थीटा। आर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, a स्क्वायर 2a² cos थीटा 2a स्क्वायर। तो बाहर आएगा तो √2, रूट के बाहर निकाल रहा हूँ, a अंडर रूट 1 + cos थीटा। कल आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा। अगर याद नहीं हो तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख दूँ मैं, एंगल तो निकाल ही लिया मैं।
cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब चूंकि यहाँ पर एंगल हाफ है, cos थीटा है, तो मैंने हाफ कर दिया, तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या मैं 1 प्लस cos थीटा को ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये तो ठीक है अपनी जगह, ये r इज इक्वल टू √2a, इसकी जगह पर मैंने ये लिखा, तो एक √2 और आ गया, √2 2 हो गया, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर हट गया। तो रिजल्टेंट मुझे कितना मिला? इतना मिला। कब? जब मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाता है, मुझे रिजल्टेंट इतना मिल जाता है। तो आप खुद देखिए, मेरे पास एंगल कितना था? 60 डिग्री। समझिएगा इस बात को, मेरे पास एंगल कितना था? 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया आंसर? a√3 मतलब रिजल्टेंट हमेशा जो मैग्नीट्यूड होगा उसी के साथ √3 लग जाएगा। आप याद भी कर सकते हो, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप ये सोच के भी कंसेप्ट दे सकते हो। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल हमने 60 पुट कर दिया, उस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट आएगा वही मैग्नीट्यूड, साथ में √3 और जुड़ जाएगा। अच्छा, उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा एंगल बाइसेक्टर पर होगी। 60 का बाइसेक्टर कहाँ होगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर? आई होप कि ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये 10 डायन का एक फोर्स लग रहा है, डायन यूनिट है फोर्स की, ठीक है, मान लिया। और ये 10 डायन का फोर्स लग रहा है, एंगल दिया हुआ है आपको 60 या 60 ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। यहाँ पर दोनों 10 डायन के फोर्स लग रहे हैं, डायग्राम में आपको बताया हुआ है। आपको रिजल्टेंट निकालना है इन दोनों वेक्टर का। क्या निकालना है? रिजल्टेंट। अब आप रिजल्टेंट निकाल के बताइए कि भैया इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, या उसके लिए हमें क्या करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के बाद जो पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा था, एक चीज़ और उसमें बता दूंगा अभी, है ना। चलो पहले हम इस पे आते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्शन। क्या ये 60 डिग्री दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है? वही तो सोचना है हमें, बाकी तो काम अपने आप हो जाएगा। दो टेल के बीच में जो एंगल बने या दो हेड के बीच में, यहाँ तो हेड टेल मिल रहा है, मतलब कहानी गलत हो जाएगी। इस वेक्टर को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँगा, बढ़ा लिया, तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। अब दोनों वेक्टर के बीच एंगल 120 हो गया। अब समझो, पुरानी वाली कहानी में वापस लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, जो मैंने अभी अभी आपको निकाल के बताया हुआ था, जो शॉर्ट फॉर्मूला था, दोनों वेक्टर का अगर सेम आ जाती है वैल्यू, तो फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं रिजल्टेंट का? 2a cos θ/2, यही लिखा जाता है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है दोनों वेक्टर का। इस बार एंगल 120 आ गया। क्या खास बात है कि एंगल अगर 120 आ जाए तो क्या खास कहानी मिलेगी? ये कितना हो गया? 60 a 1/2, 2 से 2 कैंसिल। सो अगर ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट केस, अनदर इंपॉर्टेंट केस, ठीक है, मैंने बोला ही था कि मैं इसको वापस बताऊंगा, तो उसी क्वेश्चन में आ गया। दोनों 10 डायन ही ले लिया हमने, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल 60 डिग्री आता है, तो रिजल्टेंट को हम क्या √3 लगा के लिख देते हैं, जो भी मैग्नीट्यूड था, और एंगल बाइसेक्टर हो जाता है। एंगल तो चूंकि यहाँ पे बाइसेक्टर होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा, वो उसी मैग्नीट्यूड के बराबर होगा जो उन वेक्टर्स के पास है। आप खुद देख सकते हो, 10 डायन एंगल 120 डिग्री, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट भी क्या आया? a के बराबर। a मतलब 10 डायन। क्लियर हो रही है कहानी? समझ में आई बात? तो यहां पर हम आज का लेक्चर करते हैं ओवर।
बस इसी तरह से आप थोड़ा सा पढ़ें और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। बाकी तो हम यहाँ पर डिस्कस कर ही रहे हैं। अच्छा, वीडियोस के साथ साथ जो अभी वीडियोस चल रहे हैं ये मतलब जो टॉपिक्स आप लोगों को सीबीएसई में हैं, जो आपके सिलेबस में हैं, ठीक है, जो नीट और जेईई मेंस लेवल के टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट कोशिश मेरी ये रहेगी कि सारे ही टॉपिक्स में यहाँ पर कवर करवा दूँ, जो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बट फिर भी अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की आपको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस कम हुई सर इन टॉपिक, इन बिटवीन टॉपिक्स, सो हम उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, है ना, बट हम उसके बीच में भी ये करेंगे कि जैसे ही हमारा टॉपिक्स कंप्लीट होता है ना, उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक अलग वीडियोस में आपको दे दिए जाएंगे, जेईई से रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन आपको एक अलग वीडियोस में दे दिए जाएंगे, जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाए, थोड़ा सा उन क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो और आपके दिमाग में जो भी कंसेप्ट आ रहे हैं उनको क्लियर कर लो। ठीक है, बस पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।